नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मोहरे पर भारी चेहरे। दरअसल शतरंज का जो खेल होता है उसमें अलग अलग मोहरे होते हैं और चुनाव के समय भी जो होते हैं वो बहुत सारे मोहरे जो हैं वो रखे जाते हैं। पर उन मोहरों से भी कई बार ऐसा लगता है कि उससे भी आगे जो है शतरंज के खेल में कई बार आदमी टॉप पे पहुंचता है और नीचे गिरता है। हम ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है, पर कहीं कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहा है, कहीं कोई चेहरा उभर के सामने आ रहा है। तो इस बार के चुनाव में जो है मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के जो तीसरे चरण की जो रण जो सजा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों को उतार के मैदान में मोहरे तय कर दिए। दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों के चयन से पहले दावेदारों में जिताऊ को जो है चुनने का दावा किया है, मगर अधिकांश प्रत्याशियों की स्थिति मोहरे भर की है। बीजेपी प्रत्याशी को मोदी की गारंटी से जीत का भरोसा है तो कांग्रेस न्याय की गारंटी का आसरा लिखे। इसके बावजूद प्रदेश स्तर पर प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी के कद्दावर नेताओं और रणनीतिकारों पर होता है। बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय की राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी अच्छी खासी पकड़ है। तोमर ग्वालियर चंबल अंचल तो विजयवर्गीय मालवा अंचल के सबसे बड़े नेता हैं। दोनों भले ही प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, पर अपने अपने अंचल को भाजपा की नहीं सिर्फ जीत बल्कि जीत का अंतर उसके लिए मायने रखेगा। कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जिसकी ग्वालियर चंबल या मालवा अंचल में मजबूत पकड़ हो। ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कोई खेवनहार कांग्रेस के पास नहीं है। यही हाल मालवा अंचल का है। कांग्रेस में मालवा अंचल में आदिवासियों का साथ का सहारा है। इसे देखते हुए स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम मालवा अंचल के लिए अधिक बनाए गए हैं। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को खुद से अधिक बड़े चेहरों की बैसाखियों पर भरोसा है। तो दरअसल हम ये देख रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई निर्दलीय जीते या कोई ऐसा, तो पार्टी जीतती है वहाँ पर। और पार्टी में भी अब पार्टी का तो मैनिफेस्टो अर्थ रखता था या संकल्प अर्थ रखता था, पर अब जो है कहीं मोदी की गारंटी है तो कहीं न्याय की जो है बात हो रही है, कहीं राहुल गांधी पे भरोसा है तो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की ज़्यादा से ज़्यादा सभा हो, तो लोग चाहते हैं कि मोदी या अमित शाह की ज़्यादा से ज़्यादा सभा हो। और ऐसा लग रहा है कि कुछ चेहरों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और उनकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी जीत की उम्मीद के साथ कि मत का अंतर है वो बड़ा हो और कम से कम हर बूथ से 370 वोट जो है अधिक मिले, इसकी रणनीति पे चल रही है। वहीं कांग्रेस भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा में हो सकता है कि हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ हो, पर हम कहीं कम नहीं है, हम भी बराबरी की टक्कर में हैं। तो हम इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम व्यास जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ अमित चौरसिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, उनका भी स्वागत है। तो राकेश, सबसे पहले चलिए हम आपसे बात करते हैं कि अभी जो तीसरे चरण में कौन लोग हैं जिनको आगे कर रहे हैं, प्रत्याशियों से भी आगे चलकर जो पूरा चुनाव प्रचार की बागडोर संभाले हैं, या जिनके नाम पर, जिनकी गारंटी पर या जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां प्रत्याशी सेकेंडरी है और पार्टी का एजेंडा बड़ा है या नेता बड़ा है? देखिए सुभाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं वो राजधानी भोपाल के अलावा बैतूल, इसके अलावा यदि बात की जाए तो गुना, ग्वालियर, ये जो संभाग है इस अंतर्गत जो है चुनाव होने जा रहे हैं। यदि बात की जाए, देखिए राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में यदि बात की जाए तो आलोक शर्मा को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी का एक बड़ा चेहरा मान सकते हैं, भोपाल के राजधानी के महापौर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास समर्थक हैं। तो ये माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही जो है आलोक शर्मा को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। और एक प्रकार से साफ जो है शिवराज सिंह चौहान की साफ भी जो है आलोक शर्मा के साथ लगी हुई है। दूसरी ओर बात की जाए, देखिए राजगढ़ या अन्य इलाकों की बात की जाए, गुना ग्वालियर साइड की, तो यहाँ पर जो है सिंधिया जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी इमेज भी जो है दांव पे लगी हुई है। हालांकि देखिए सिंधिया परिवार का पूरे सभी सदस्य जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जो है वोटरों से रूबरू हो रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो दिग्विजय सिंह भी जो है चुनाव, चूंकि देखिए करीब 77 पार है, दिग्विजय सिंह काफी उम्र दराज है, प्रत्याशी हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पदयात्रा करके जो है लोगों से रूबरू होने का एक प्रकार से
होने का रूबरू हुए हैं। इसके अलावा साथ ही बात की जाए तो ये जो अंचल है गुना ग्वालियर और ये पूरा संभाग, इसमें से थर्ड फेज में जो है चुनाव होना है। और ऐसे में जो है बीजेपी ने आज भी जो बैठक हुई है, बूथ टोली प्रबंधन की जो बैठक हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने हर बूथ पे जो है टारगेट दिया है कार्यकर्ताओं को कि वो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान कराए। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देखिए जो फोर्थ फेज का जो चुनाव होने वाला है वो मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में होने वाला है। और मालवा और निमाड़ की यदि बात की जाए तो इस जगह पे जो है कांग्रेस ने भी फोकस कर रखा है। तो वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी फोकस है, क्योंकि ये उनका मालवा यदि बात की जाए तो मालवा कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है और इंदौर जो है उनका कार्य क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र में अपने गढ़ को जो है बचाए रखने के लिए साथ साथ जो है उन्होंने तमाम जो आसपास के जो इलाके हैं उस पर भी जो है उनकी पैनी निगाहें हैं। यदि बात की जाए तो देखिए इसके पहले भी कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा का प्रभारी बना के उनको छिंदवाड़ा भेजा गया था और वहां जाके उन्होंने जिस प्रकार से जो राजनीतिक तोड़फोड़ कहते हैं या राजनीतिक यदि बात की जाए, उन्होंने कांग्रेस से जो पलायन करवा के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया था। तो कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी कैलाश विजयवर्गीय के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा यदि बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो राज्यसभा सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, और इसके साथ साथ जो है यदि बात की जाए तो ग्वालियर अंचल में भी बात की जाए तो ग्वालियर अंचल के भी जो कद्दावर नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, इन सभी की जो साख है दांव पे लगी हो। यही कारण है कि सभी बड़े जो कद्दावर नेता है वो अपने अपने अंचलों में इस समय मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं और उनको जो है पार्टी के पक्ष में मतदान करने को लेकर अपील कर रहे हैं। क्या देखिए पारा 40 डिग्री से तेज हो गया हो, यानी कहते हैं कि मौसम का जो पारा तीखा हो गया है तो वही सियासत का जो पारा है वो भी तीखा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो दिन है जो मतदान की जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, उसी साथ साथ यदि जो पारा है मौसम का जो पारा है वो भी काफी ऊपर हाई होते जा रहा है, तो वैसे ही सियासत का पारा भी हाई होते जा रहा है। तो ऐसे में जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है राकेश। अमित चौरसिया जी, मैं ये चाहूँगा कि कांग्रेस जो है, एक तो जो आपका न्याय का एक आपने पत्र जारी किया है, तो वो और आपकी 25 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी, इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि जो आपके कैंडिडेट हैं जिस जगह लोकसभा से, उनके चेहरे से भी बड़ा चेहरा आपको वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हो कि हमको वहाँ पर राहुल गांधी चाहिए, प्रियंका गांधी चाहिए, या हमको ऐसा लग रहा है कि हम ही सक्षम है या हमारा घोषणा पत्र ही सक्षम है, वो कौन किस तरह से इस पे प्लान हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा विषय तो यह है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में चेहरों का नहीं मुद्दों का चुनाव हो गया है। और जो निरस्ता मतदाताओं में आई है पहले और दूसरे चरण में, जो लगातार मत प्रतिशत गिरा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बौखलाहट का कारण है। और जो विषय पे आज हमारी ये डिबेट है, तो मैं इसमें तो यही कहना चाहूंगा कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। और जिस तरह से पुलिस, पैसा, प्रशासन के बल पे जिन नेताओं का जिक्र अभी आप कर रहे थे और बात हो रही थी, तो किस तरह इनकी राजनीतिक शुचिता और नैतिकता दिन पर दिन गिरते चली जा रही है, इनके भाषणों में भी झलक रही है। और जो इंदौर की घटनाक्रम घटा है, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, जहां यही कैलाश विजयवर्गीय जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि इंदौर हम 8 लाख से अधिक मतों से हम जीतने जा रहे हैं, वहां ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई इनको कि इन्होंने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को डरा धमका कर दल बदल करवाना पड़ गया। और दूसरी बात, जहां हम मालवा की बात कर रहे हैं, निमाड़ की बात कर रहे हैं और आदिवासी अंचलों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आज सबसे बड़ा विषय आदिवासी बनाम वनवासी का बन गया है। और आदिवासी मतदाता ये अच्छी तरीके से समझ रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ उनको छला जा रहा है। आज देखिए, आप जल जमीन जंगल का पैसा एक तो कागजों में है, पर वो धरातल पे लागू नहीं है, पंचायतों पे लागू नहीं है। आज आदिवासी अपनी जमीन जंगल की बात कर, तो जंगल में जाने से उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, निजी कॉन्ट्रैक्टरों को जंगल दे दिया गया। जो आदिवासी समाज जंगलों का संरक्षक हुआ करता था, आज उससे वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। और ये आदिवासी समाज बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा, तो चेहरे कहीं भी नहीं रह गए। अब चुनाव मुद्दों पे आधारित हो गया है, और यही मुद्दों पे चुनाव जब आधारित हुआ और 29-0 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, और जब उसे पता चला कि जमीन खिसक चुकी है नीचे से पांव तले, तो पूरा हलचल मच गई है पूरी भाजपा के अंदर। और आए दिन ओछे और हल्के बयान। और आदिवासी समाज की और सभ्यता की बात करें तो यही विधानसभा चुनाव में विंध्य के अंदर
विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रतिनिधि आदिवासी सभ्यता पर मूत्र विसर्जन करने का काम कर रहे थे। और अभी कुछ ही दिन पूर्व झाबुआ से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके ही रिश्तेदार आदिवासी महिला के साथ यौन उत्पीड़न करते, बच्ची के साथ बलात्कार करते और उसमें संलिप्त पाए जाते हैं और पूरा पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लग जाता है। तो ये आदिवासी समाज हर चीज को देख रहा है। जहां तक इन सीटों की बात है, यहाँ पे जो दलित समाज का भी वोट मतदाता है, जो पिछड़ा वर्ग का मतदाता है, वो भी समझ रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ विश्वासघात करा। आरक्षण समाप्त होने की स्थिति आ गई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिला था, आज वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। नौकरियां खाली, नौकरियां भर्ती हो रही है, युवा बेरोजगार है। तो ये महंगाई, युवाओं का बेरोजगारी और ये शिवराज सिंह चौहान के बाद में मोहन यादव जी की जो सरकार है, जिसमें इस कदर नैतिक पतन हुआ है, वो सबसे बड़ा कारण है जो मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है और जहां आज चेहरों का नहीं मुद्दों का चुनाव बन चुका है। जी तो ये चेहरों का नहीं मुद्दों का चुनाव है। प्रेम व्यास जी, जैसा अमित चौरसिया कह रहे थे और उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए हैं, तो बीजेपी ये चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है या मोदी जी की गारंटी या उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है? और क्या वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे तोमर जी हो, इनकी जरूरत सब जगह पड़ रही है? सारी बातें सुन नहीं पाया था क्योंकि इको हो रहा था साउंड। मैं कुछ चीजों को ही समझ पाया तो निश्चित रूप से मैं उनका जवाब दे दूंगा। दूसरा, आपने जो कहा मुद्दों का चुनाव, बताइए ना, राहुल गांधी जी की जितनी भी सभाएं हुई उसमें कितने मुद्दे उठाए गए जो प्रवक्ताओं द्वारा अलग अलग विभिन्न चैनलों में उठाए जाते हैं। उनके द्वारा उठाया जाता तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उठाया जाता है, उनके द्वारा उठाया जाता तो इनहेरिटेंस जो टैक्स है उसके बारे में उठाया जाता है, उनके द्वारा उठाया जाता है तो कोरोना काल को लेकर उठाया जाता है। जबकि लगभग 1 करोड़ लोगों में 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति तक ही उसके साइड इफेक्ट्स पहुंचते हैं। लेकिन झूठ प्रसारित करना, पिछली बार चुनाव में जो रेफिल लेके आए थे, प्रेगेसिस लेके आए थे, कितने बेरोजगारों की बात करी थी। आरक्षण की बात करते हैं तो किसने आरक्षण जो है ओबीसी का कम करके दूसरे समाज को देने का कार्य करा है और अपने मैनिफेस्टो में उसका जिक्र कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव है कामदारों और नामदारों के बीच में, नामदार और एक तरफ कामदार लड़ रहे हैं, कामदार अपना कार्य कर रहे हैं और नामदार अपना कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी की गारंटी प्रेषित हुई है, जितने भी मध्य प्रदेश की 2900 जो संसदीय क्षेत्र है उसमें आज मोदी जी की गारंटी के तहत कार्य किए गए। विदिशा का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जो अभी केसी का बता देता हूँ, जो अभी जो रिसेंटली जिन सीटों पर चुनाव है, लगभग 80% जो एरिया है वो कृषि संबंधित है। हर घर जल पहुंचाने का कार्य, और ये तो कर ही चुके हैं ना। विदिशा में इन्होंने जो हनुमान जी के पात्र थे उनको शिवराज जी के अगेंस्ट में खड़ा करने का कार्य करा था। हमने तब कहा था कि एक तरफ कलाकार है और एक तरफ अदाकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है वो अदाकार है और कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है वो कलाकार है। तो ये चुनाव कलाकार बनाम अदाकारों का है, ये चुनाव जो है कामदार बनाम नामदारों का है। हमने धरातल पर कार्य करा। इन्होंने कहा आदिवासी, अरे 55 सालों तक आप बेगा सारिया भारिया महिलाओं को अनुदान तक नहीं दे पाए, तेंदुपत्ता अग्रणियों को 450 रुपए में ठगते रहे, वनोपज शेष जो अंत में बचता था वो आपकी समितियां लेके निकल जाती थी। एक भी विद्यालय दिया हो, हमने एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करा है। राशन दिया हो, हमने राशन आपके द्वार से राशन दिया है। तो आप सिर्फ झूठ प्रेषित करते हैं। अलग मंत्रालय का गठन तक अटल जी की सरकार में हुआ था एसटी एससी की, बताइए आपने 55 वर्षों में दिया क्या उनको अधिकार? एसटी एससी का अलग मंत्रालय का गठन हो रहा है, उसके बाद उनके विकास कार्यों में तेजी आना और उनके जो जिस तरह से रानी कमलापति स्टेशन हो या टंटिया मामा की जिससे प्रतिमूर्ति हो, निश्चित रूप से उनको जो है सम्मान देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होता है। पूर्व की सरकार है, 2003 के पेरे जब अपराध दर्ज होते थे तो अपराधी खुला बेखौफ घूमता जाता था, चिट्ठियों पे जमानतें हो जाती थी, फलाने व्यक्ति को कृपया पकड़ा ना जाए, उस चिट्ठी के माध्यम से पकड़ा तक नहीं जाता था। अरे केस तो चलना दूर की बात है, थाने तक नहीं जाते थे, बाहर ही जमानत हो जाती थी। अब 20 वर्षों में परिदृश्य बदला है, इसीलिए 20 वर्षों से आप सत्ता से दूर है। और दूसरी चीज है, अभी का जो चुनाव होगा निश्चित रूप से केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसकी देश में क्या उपयोगिता है और केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हित में चलाई जा रही है और उनका निर्धारण जो सांसद है वो किस तरह से कर रहे हैं। आप देखिए, किसान सम्मान निधि अगर चलाई जाती है तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं और उसी के साथ प्रदेश सरकार जो है डबल इंजन की सरकार के तहत कार्य करती है। 6,000 अगर केंद्र से आते हैं तो पूरा पैसा मिलता है। डीबीटी के माध्यम से 48 करोड़ खातों का निर्माण होता है। उसी को लेके कांग्रेस के नेता 2013 में हंसते हुए कटाक्ष करते थे कि क्या ये संभव है कि डिजिटलाइजेशन हो सकता है, क्या ये संभव है कि रेडी व्यापारी जो है, ठेला व्यापारी जो है वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पेमेंट करवा सकता है।
करवा सकता है और कर दिया। इन दोनों मूल बातों के बीच में जो अंतर है उसको नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने पाटने का कार्य करा। और निश्चित रूप से जो 2900 संसदीय क्षेत्र है उसमें हमने जो विकास कार्य करा, हमने जो सांसदों के माध्यम से विकास, हमने जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को साक्षर रूप में प्रेषित करने का कार्य करा है, निश्चित रूप से जनता इसका प्रति उत्तर कांग्रेस को इसी चुनाव में दे देगी। ठीक है प्रेम जी, आप जो बोल रहे हैं। अमित चौरसिया जी, आपने अमित जी जो है वो प्रेम व्यास जी ने जो इतनी सारी बातें कही उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेम व्यास जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सब किताबी जुमले जैसा बरसाते मोदी जी अपने मंचों से, वही सारे जुमले बरसा रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा, कोरोना में जब इस देश के 140 करोड़ लोगों की जान का सौदा मोदी जी ने कर दिया, जब प्रेम व्यास जी कहाँ थे? कोविशील्ड को दे दिया गया और उसको साथ में एक साथ में शेल्टर भी दिया गया कि कोई भी कोविशील्ड के खिलाफ कोई केस दायर नहीं कर पाएगा। यानी आपने देश के 140 करोड़ लोगों की जान बेच दी और उससे करोड़ों रुपया आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे के रूप में ले लिया। तो चंदे के साथ चंदे का जो धंधा मोदी जी ने बनाया ना, वो पूरे देश ने देखा। और जो जुमलों की गारंटी की बारिश हुई, वो 10 साल से मोदी का कहर बन के जो जनता पे गिरा है, वो भी जनता ने भुगता है। और जिन आदिवासी अंचलों की बात मैंने करी, आज वह सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी बनाम वनवासी का है। आपने पिछड़ों से उनकी स्कॉलरशिप छीन ली, आपने 370 योजनाएं मोहन यादव जी ने बंद कर दी, उनमें अनुदान नहीं है। जिस मातृ वंदना योजना का मोदी जी मंचों से गला फाड़ फाड़ के अपना प्रचार करते थे, उस मातृ वंदना योजना में फंड नहीं है। आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड में किस कदर घोटाला मध्य प्रदेश में देखने को मिला, किस कदर निजी अस्पतालों की लूट देखने को मिली कि कार्ड तो है आदमी के पास, कार्ड की गारंटी है पर इलाज की कोई गारंटी नहीं है। आयुष्मान कार्ड जरूर बना है पर उसको इलाज की कोई गारंटी नहीं मिली है। आप आदिवासी सभ्यता पर मूत्र विसर्जन करने का काम कर रहे हैं, आप आदिवासी महिलाओं के और बच्चियों के साथ यौन शोषण और बलात्कार करने का काम करें और उसके बाद आप ये अपेक्षा करें कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे। जैसे मैंने कहा कि पुलिस पैसा प्रशासन के बल पर नेता बने नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जी, जो आज 56 इंच की छाती लिए पूरे प्रदेश में घूम रहे, जिस तरह से लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण कर रहे हैं, क्या इसको जनता माफ करेगी मध्य प्रदेश की? इंदौर शहर में सर्वाधिक नोटा पे वोट जाने वाला है प्रेम व्यास जी, समझ लीजिए। आपके इस अहंकार और दम का अंत जनता करने वाली है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं बचे हैं। जो 400 पार के नारे के गुब्बारा आपने हवा उड़ाई थी ना, झूठ के गुब्बारे की, उसकी हवा निकल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 200 सीटों के अंदर घुस गई है। तो ये जो 370 प्रति बूथ का लक्ष्य लेकर चले थे, हवाई किले बनाए थे, क्या हुआ आज उसका? 11 से 15% मतदान गिर गया है। महिलाओं ने वोट नहीं दिया आपको, ये इसकी जानकारी आपको लगी तो आज बौखलाहट मची हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और आज चुनाव चेहरों पे नहीं है, तो चेहरे तो आपके पहले ही नकार दिए। गणेश सिंह हो, चाहे आपके दूसरे सांसद फागन सिंह कुलस्ते हो जो मंडला से लड़ रहे हैं, तो जनता तो आपके लोकसभा प्रत्याशियों को पहले ही नकार चुकी है और आज चुनाव मुद्दों पर आधारित हो गया। आज जनता पूछ रही है आपसे कि महंगाई की मार कब तक सहेंगे, कब तक बेरोजगारी की मार सहेंगे, ये जनता पूछ रही है आपसे। उस दुशासन का क्या हुआ? 2 लाख से अधिक आदिवासी युवतियां इस प्रदेश से गायब हो गई, मानव तस्करी का शिकार हो गई, उसका क्या हुआ? ये जनता पूछ रही है। आज चांदी का भाव आसमान पे, आदिवासी समाज पूछ रहा है आपसे। आज उनके जंगलों में उनको जाने का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। बुरहानपुर में उन पर लाठीचार्ज की गई, अलीराजपुर, झाबुआ, जोबट, मंडला, खरगोन जैसे तमाम जिलों में। और आज जो पौधारोपण की बात करी, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार निकल कर सामने है। तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लूटो कमाओ योजना चल रही है और ये प्रदेश की जनता बहुत भली बात समझ रही है। इंदौर नगर निगम के अंदर 150 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला तो हजारों करोड़ तक जाएगा। आज कहाँ गई इनकम टैक्स, ईडी कहाँ गई जो खुद इंटरवीन करती है? आज इतना बड़ा मनी ट्रेल इंदौर में हुआ भ्रष्टाचार का, कहाँ गई इनकम टैक्स, ईडी की कार्रवाई कहाँ है? ये पूछता है इंदौर आपसे, पूछता है मध्य प्रदेश आपसे। क्या इसी तरह भ्रष्टाचार ठीक है करके अमित जी, लूटो कमाओ योजना हम लोग चलाएंगे? प्रेम व्यास जी से पूछ लेते हैं। प्रेम व्यास जी, आप बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे थे, बताइए, पूछ रहे हैं जो बहुत सारे तीखे सवाल अमित चौरसिया जी पूछ रहे हैं, उनके जवाब क्या हैं? देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि मुद्दों से अलग हटकर अगर बात करना हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें महारत हासिल है। आप बताइए, पढ़े लिखे लोग 1 करोड़ के लगभग लोगों में अगर एक को साइड इफेक्ट होता है, उसके बाद करोड़ों लोगों का जीवन बच जाता है उस वैक्सीन से। और उस वैक्सीन के लिए भारत के कई सारे वैज्ञानिकों ने तक नहीं अमित जी, अमित जी, अमित जी, इतने आप थोड़ा शांत रहिए, प्रेम व्यास को सुन लीजिए। जैसे ही मैंने बोलना चालू करा, आपने पुनः चालू कर दिया। यही आपका चरित्र और दुष्चरित्र है जिसके कारण कांग्रेस गर्त में चले गई और यही कृत्य राहुल जी बैठ के कर रहे हैं। जब मुद्दों से संबंधित उनसे बातें होगी तो वह
दूसरे बगले झांकने लगेंगे। आपने आयुष्मान कार्ड के लेकर बात करी, आयुष्मान कार्ड को लेके नरेश त्रिहान जी का स्टेटमेंट सुनिए। लगभग 5 लाख लोगों से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको हार्ट से संबंधित बीमारियां हुई थी और उनका इलाज आज निःशुल्क हो चुका है। मैं एक मेदांता हॉस्पिटल का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ऐसे ही भारत में कितने सारे आयुष्मान कार्ड का क्या हुआ उन अस्पतालों का? जिन अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड के नाम पे फर्जीवाड़ा करा उनका क्या हुआ? ये जवाब दीजिए। झूठ प्रेषित करने का जवाब मत दीजिए। आपने ये सजबाग दिखाना बंद करिए। ये झूठ पर प्रदेश की जनता को बंद करिए। प्रेम व्यास जी सच्चाई बताइए, क्या हुआ? कर लूंगा। आपने कहा फर्जीवाड़ा का क्या हुआ ये बताइए। तो निजी अस्पतालों में करा, तो नर्सिंग के विद्यार्थी इंसाफ मांग रहे हैं, उनका क्या हुआ? उन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी मोहन यादव जी ने, उसका जवाब दीजिए। आज शिक्षा का स्तर किस कदम गिर गया मध्य प्रदेश में, उसका जवाब दीजिए। चैलेंज कर रहा हूँ। अमित जी, आप जो है उनको बोल लेने दीजिए। अगर ऐसा आप दोनों बोलोगे तो ना तो हमारे दर्शकों को सुनाई आएगा, ना बात साफ होगी। तो प्रेम व्यास जी को अपनी बात कर लीजिए, फिर प्रेम व्यास जी जब अपनी बात खत्म करेंगे तो आप बोलिएगा। आप बीच में मत बोलिए। बोलिए प्रेम जी। देखिए, समस्या सुभाष जी यही है, ये पूर्व की डिबेट्स में भी बैठ चुके हैं और ये डिबेट खराब करने का कार्य करते हैं। मैंने कहा कि 2 चीजें बता दीजिए, मैं दावा करता हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। अभी बेरोजगारी दर क्या है भारत का, ये बता दीजिए। महंगाई दर क्या है भारत का, ये बता दीजिए। IMF का 2 दिन पुराना जो स्टेटमेंट है जिसमें उसने भारत की विकास दर को लेकर है वो बता दीजिए। 3 जवाब दे दीजिए मात्र, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं आपके साथ में बैठ के चर्चा करने को तैयार हूँ। ठीक है, बोलिए अमित जी। ये जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, ऊपर बेरोजगारी की दर चल रही है इस समय। ये मुद्रा लोन जो लाए ना, क्यों लाए नरेंद्र मोदी जी? 20 लाख रुपए का मुद्रा लोन। आप युवा को रोजगार दे नहीं पाए। 30 लाख से अधिक 30 लाख शासकीय पद खाली पड़े हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में। पिछले 10 वर्षों में कितनी नौकरी दे दी आपने? ये बताइए। आप आंकड़े मुझसे पूछ रहे हैं, बताएंगे व्यास जी, ये बताएंगे। आप बोलने दीजिए व्यास जी, अब ये भी बताएंगे। अमित जी बोलिए। महंगाई की दर क्या है? आज आटा जाके देखिए, 20 रुपए किलो का आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है। तुअर दाल 150 रुपए किलो से ऊपर है। सोयाबीन के तेल का भाव जाके जानिए। व्यास जी, आंकड़े यहाँ पता चलेंगे आपको। जब जेब से आदमी का पैसा निकलता है, उसके जेब पे डाके डालते हैं अडानी अंबानी के। अरे भाई, मगर सरकारी आंकड़ों पे बहस मत करिए, धरातल पे आके बात करिए। चलिए राकेश, मैं राकेश की ओर चलता हूँ। राकेश, जो बात धरातल की हो रही है, धरातल पे अगर आम जनता को बहुत तकलीफ है और बहुत महंगाई की मार है, उसको हर जगह बेरोजगारी भी है, बहुत सारी दिक्कतों से वो जूझ रही है, पर उसके दिमाग में इस समय ऐसा क्यों है कि वो मुख्य मुद्दे एक सेकेंडरी हैं और वो उसको लग रहा है कि ये बाकी चीज़ें जो हैं, जो अगर वाकई में रोज़ आदमी बाज़ार से अगर कुछ चीज़ें खरीद रहा है और महंगा है तो फील करता होगा। तो वो जैसा अमित जी कह रहे हैं कि भाई महंगाई चरम पे हो गई है, एक आदमी का जीना दूभर हो रहा है, तो क्या एक आम आदमी के प्रति मन में इस तरह की बातचीत है क्या? और क्या जो मुद्दे हैं चुनाव में, वो मुद्दे चेहरे बड़े हैं कि मुद्दे बड़े हैं? देखिए सुभाष जी, आपने सही कहा कि इस चुनाव में चेहरे और मुद्दे दोनों ही बड़े हैं। मुद्दों की बात की जाए सबसे पहले तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े हैं, नई पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हैं, किचन से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़े हुए, ऐसे मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में है। साफ तौर पे महंगाई और बेरोजगारी वो तमाम जो आधी आबादी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर चुनावी मैदान में है। और उसने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है ये केंद्र में जो सरकार है उसने 10 साल में कितनी जो है महंगाई बढ़ाई है, कितनी बेरोजगारी बढ़ाई है। दूसरी ओर बात की जाए देखिए तो 10 साल की जो विकास कार्य किए हैं, इनकी भी जो है एक प्रकार से पूरी जो फेहरिस्त है वो बीजेपी बताने में जुटी हुई है। दरअसल ये जो चुनाव है मुद्दे का है। साथ साथ यदि बात की जाए तो चेहरों की बात की जाए तो चेहरे अपने अपने गढ़ में जो है कहा जाए तो अपना काम कर रहे हैं। यानी चुनावी जो कहते हैं चुनावी शतरंज में जो बिसात बिछाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो चेहरे कर रहे हैं, वो बड़े चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर, या जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी, तो वो चुनावी चेहरे जो है वो अपनी बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन जो मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में एक प्रकार से एक मोटिव बना हुआ है। उनका मानना है कि 10 साल में क्या हुआ है, क्या विकास कार्य हुए। यदि केंद्र सरकार कह रही है कि हमने धारा 370 हटाई है या राम मंदिर निर्माण है, तो दूसरी ओर जनता ये भी पूछ रही है कि कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है।
तो बीजेपी उसका भी जवाब दे रही है कि हमने कितनी नौकरियों, जो सरकारी नौकरियां हैं वो ऑफर लेटर जो युवाओं को दिए हैं। लेकिन विपक्ष भी जो है दूसरी ओर पीछे नहीं है, विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है और जनता के सामने रख रहा है कि 10 साल में जब उनकी सरकार थी तो उनके समय में जो है कितना विकास कार्य हुआ था और युवाओं को कितनी नौकरियां दी गई थी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देखिए सुभाष जी, जो है चुनावी मैदान में नजर आ रहा है, लेकिन चेहरे और मुद्दे दोनों ही जो है इस बार के चुनाव में नजर दिख रहे हैं। जी राकेश, मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग होती है, चाहे हमारे पार्टी के प्रवक्ता हों, चाहे आम जनता में जागरूक नागरिक हों, वो बहुत सारे डाटा उनके पास उपलब्ध नहीं होते। उनके पास होता है रोज़मर्रे का बाजार, और वो उनके जो पैसे उनको मिलते हैं, उनको ये नहीं पता है कि बेरोजगारी का पैरामीटर कितना है, कितने लोग बेरोजगारी। बहुत सारी एजेंसियां अलग अलग अपने अपने हिसाब से डाटा देती हैं। इसी तरह महंगाई में अब बीजेपी कहती है कि उसने महंगाई पे रोक लगाई है, अभी महंगाई जो है कम है। कांग्रेस कह रही महंगाई ज़्यादा है। अब जो आदमी है, एक आम आदमी जो बाजार जाता है, वो जानता हकीकत क्या है। तो जब वो वोट डालने जाएगा तो हम कितना ही दावा करें, कोई भी कितना ही दावा करे कि भाई गरीबी हट गई, तो लोगों ने देखा कि कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, पर गरीबी नहीं हटी थी, तो लोगों ने अपना दिया गया। फिर आया कि साहब इंडिया साइनिंग का नारा आया, तो लोगों ने कहा कि भाई इंडिया साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि हकीकत जो है ग्राउंड जीरो पे सच्चाई कुछ और है। तो अभी भी यदि पार्टियां अपने अपने स्तर पर ये स्वीकार नहीं करेंगी कि ठीक है, हमने बेरोजगारी दूर करने की बात की है, हमने इतने लोगों की बेरोजगारी दूर की है, हम इसके लिए ये विकल्प हैं, सबकी बेरोजगारी दूर हो भी नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है इतने बड़े हमारी डेमोक्रेसी में कि सबको 2 करोड़ लोगों को यदि रोजगार दे भी दोगे तो संख्या बड़ी है। उसी तरह महंगाई की बात है, कुछ चीज़ों में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण हो रहा है। तो हकीकत ये है कि ठीक है, प्रवक्ता है, बैठ के यहाँ बात करें, पर ज़मीनी जब एक उपभोक्ता के रूप में ये प्रवक्ता बाजार में जाते हैं तो ये क्या फील करते हैं, और एक आम जनता जो मतदाता है, तो क्या ये जो मतदाता की उदासीनता है चुनाव में, जिस तरह से 2 चरण के चुनाव में हमने देखा कि वो निकल के नहीं आया, अब वो किसके पक्ष में नहीं निकला, किसके पक्ष में निकला, वो सेकेंडरी बात है, पर एक मतदाता की उदासीनता भी तो दिखती है। तो मैं प्रेम व्यास जी संक्षेप में आपसे इस पर अपनी बात चाहूँगा। देखिए, 2 चीजें सुभाष जी, मैंने इनसे डाटा पूछा, ये बता नहीं पाए क्योंकि इनको डाटा का कोई जानकारी। एनएसएसओ का रिसेंट डाटा है, जो बेरोजगारी दर है वो 3.1% चेक कर लें, थोड़े भी पढ़े लिखे गूगल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा जो महंगाई दर है वो ऑल टाइम 8 महीने का सबसे कम है 4.9, और अगर संयुक्त मिला के मानेंगे 10 साल का तो 5.2%, जो मनमोहन सिंह साहब के शासन काल में लगभग 2 गुना हुआ करता था, 2 डिजिट्स में हुआ करता था। जिस तरह से हमने ईपीएफओ खाते हुए 11 करोड़ होते थे, आज 27 करोड़ है। 22 लाख करोड़ रुपया जो है स्वरोजगार के लिए दिया है, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। तो निश्चित 37 किलोमीटर सड़कें पर डे बनना, 7 IIM, 8 IITs, ट्रिपल IIMs का निर्माण, और उसके बाद में 75 एयरपोर्ट्स का निर्माण, क्या सड़कों का निर्माण, क्या इससे रोजगार सर्जन नहीं होता? निश्चित रूप से हमने स्वरोजगार दिया है। मनमोहन सिंह साहब के शासन में 6 लाख जो है सरकारी नौकरियां दी थी, और मोदी जी के राज्य शासन में जो है लगभग 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज हम जो है डिफेंस में एक्सपोर्टर बने। 55 सालों के कांग्रेस के शासन में एक्सपोर्टर नहीं थे, लेकिन आज हम डिफेंस के एक्सपोर्टर बने हैं। इंपोर्ट जो है हमने 3% के लगभग इंपोर्ट कम करा है, 7% एक्सपोर्ट जो है बढ़ाया है। आज हम डिफेंस में भी जो है, आज जो 70 सालों का इतिहास है उसमें सबसे अच्छी परिस्थिति में। तो निश्चित रूप से जो ठीक है व्यास जी, मैं अमित जी आपको एक आध कुछ बोलना हो तो बोलिए, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। जी मैं कह रहा हूँ भैया, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय कागजी डाटा के साथ में जनता का पेट भरने में लगी हुई है। मेरे मित्र प्रेम व्यास जी जब जमीन पे जाएंगे तो ये सारे डाटा इनके विपरीत ही दिखाई देगा। जब मोदी जी आए थे विधानसभा चुनाव में तो कहा था हर महिला को कि हर गृहिणी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 1150 रुपए की टंकी है। आटे का भाव 25 रुपए किलो था विधानसभा चुनाव के पहले, आज 40 रुपए किलो है। तुअर की दाल जो थी उस समय 80-90 रुपए थी, आज 200 रुपए के लगभग पहुंच चुकी है। सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल 150 पार कर गया। शक्कर जो है 50 रुपए हो गई। चलिए तो ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि मुद्दे, मोहरे और महंगाई, मुद्दे, मोहरे और महंगाई, ये 3 ही चीज जो है लोगों को समझ में आई कि भाई मुद्दे क्या हैं, मोहरे कौन है और महंगाई क्या है। अब ये देखते हैं कि मतदाता जो है इसमें से किन चीज़ों की सत्यता परख कर वो अपने वोट का प्रयोग करता है या किसको चुनता है। आप मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।